हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। सलाम आदाब, वेलकम है, स्वागतम है आपका प्यारा सा चैनल संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th की उर्दू दरक्षा की सवाल जवाब को बनाने के लिए आए हैं, जिसमें क्लास 10th के चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ है सुहेल अजीम आबादी। भाभी जान चैप्टर के जितने भी सवाल आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी को देखने का कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट किया जाए। ये दरख्शां किताब है, इसका हम यहाँ पे सवाल नहीं लिखे, सवाल लिखते तो ज्यादा हो जाता जगह, मतलब ज्यादा लिखना पड़ता, इसलिए हम सिर्फ जवाब नंबर दे दिए। तो आप जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो किताब से सवाल को आप लिख सकते हैं। सवाल को आप लिखने के बाद उसका जवाब में ये लिख दीजिएगा। जैसे कि मुख्तसरीन सवालात जो है, उसमें पहला क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो उसका हम जवाब नंबर 1 में उसका जवाब दे दिए। क्वेश्चन को आप किताब से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका जवाब है सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। पटना कहाँ पे? अजीमाबाद। पटना के अजीमाबाद में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। इसकी पैदाइश हुई थी, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना के अजीमाबाद में थी। दूसरा क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम, इसका जवाब होगा सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ? सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम था अलाओ। क्या था? इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम था अलाओ, जो कि 1942 ईस्वी में शाये हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। सवाल नंबर 4 है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की जो इब्तदाई तालीम हुई थी भदोल गांव के मकतब में हुई थी। कहाँ पे? भदोल गांव के मदरसे में हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम भदोल गांव के मदरसे में ही, यानी मकतब में ही हुई थी। ये थे सब शॉर्ट क्वेश्चन था। अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे, इससे हल्का लॉन्ग जो है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात का पहला क्वेश्चन है रुकैया भाभी कि जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी की जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। तो उसी को यहाँ लिख दिए, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। क्या था? अख्तर था उसका नाम। सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालात के, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उसको सियासत से बहुत दिलचस्पी थी, सियासत से बहुत शौक था, सियासत का बहुत शौक था। रुकैया भाभी के शोहर को रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शोहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सियासत का बहुत शौक था। वो सियासत को इतना दिल से चाहता था, सियासत का इतना शौक था कि वो जेल जाना भी गवारा नहीं करते, वो जेल जाना भी पसंद कर लेते थे। रुकैया भाभी, तीसरा सवाल है रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च जो बर्दाश्त करती थी उसका नाम था सिम्मी। उनका और वो क्यों करता था? क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनकी माली हालात अच्छी नहीं थी। तो रुकैया भाभी, ये सवाल नंबर तीसरा का जवाब है रुकैया भाभी
सिमी का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वह निहायत गरीब थी। सवाल नंबर 4 है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा? यानी रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों बेचना पड़ा? तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि सिमी के भाई का एमए का फॉर्म भरना था, एमए का फीस देना था, इसलिए वो क्या किया था? बेचना पड़ा, उसको फरोख्त करना पड़ा। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि सिमी के भाई को एमए की फीस जमा करनी थी। क्या हुआ? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करना पड़ा क्योंकि सिमी को एमए की क्या था? सिमी के भाई को एमए का फीस जमा करनी थी। और अगला क्वेश्चन है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक को पूरा करने के लिए क्या करते थे? कौन सा काम करते थे? जब वो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी, वो फुर्सत में क्या करते थे? खुतूत लिखा किया करते थे। क्या? खुतूत लिखा करते। खुतूत यानी खत की जमा खुतूत। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक को पूरा करने के लिए खत लिखा करते थे। क्या करते थे? खत लिखा करते थे, यानी खुतूत लिखा करते थे। अब आते हैं तवील सवालात में रुकैया भाभी का पहला सवाल है, रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। कह रहा है रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। सरापा का मतलब सर से लेकर पांव तक, यानी उनके जिंदगी के बारे में बताने कह रहा है। सीधी सी बात है कि उसके जिंदगी के बारे में बताने कह रहा है। कम से कम 10 जुमला होना चाहिए, 10 सेंटेंस होना चाहिए, 10 वाक्य होना चाहिए। तो आप पढ़ते हैं, रुकैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियां रुकैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियों की बोझ थी। रुकैया भाभी को क्या था? घर की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ था। बच्चा को पढ़ाना, फिर किसी का खर्चे उठाता था पढ़ाने में, फिर शोहर की जिम्मेदारियों को निभाना, क्योंकि उसके शोहर जेल चले गए थे, तो शोहर का हर काम को अंजाम देना, बच्चों का देखभाल करना, स्कूल पहुंचाना, खाना पीना तैयार करना उसका, फिर कॉलेज पढ़ाने जाना, कई जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर। वही हो गया। क्या? रुकैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियों की बोझ थी। क्या क्या बोझ थी? बच्चों की तालीम, यानी बच्चों की तालीम करवाना, वक्त पर खाने पीने का इंतजाम करना, वक्त पर खाने पीने का इंतजाम, अपने देवर की जिम्मेदारी यानी बच्चों की तालीम, वक्त पर खाना पीना का इंतजाम करना, अपने देवर की जिम्मेदारियों को पूरा करना। उनका देवर का नाम क्या था? अख्तर। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार थी, यानी इकोनॉमिकली क्या था? बहुत दो चार थी, बहुत कंडीशन खराब चल रहा था इसका, रुपया पैसा बहुत कम था इसके पास। और वह जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उसको वहां सिर्फ कितना 400 रुपए मिलता था। उसके अलावा एक लड़की को वो क्या करती थी? ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वहां से 50 रुपए मिलता था, यानी 450 रुपए में वो अपना जिंदगी में ले देकर खर्च को मेंटेन करता था। कमाई बहुत कम थी और खर्च इतना ज्यादा था, मेंटेन भी नहीं हो पाता था सही से। दो चार थी और वह जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहां इसको सिर्फ 400 रुपये माहो तनख्वाह, क्या? 400 रुपये माहवार तनख्वाह, यानी 400 रुपये महीना इसको मिलता था उस कॉलेज से, माहवार तनख्वाह मिलती थी। और ट्यूशन से 50 रुपये मिल जाते थे। नहीं, उन्होंने एक लड़की को क्या करता था? ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिससे वहां उसको 50 रुपये मिल जाते थे। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और खर्च बहुत ज्यादा था। कह रहे कि रुकैया भाभी को घर की तमाम जिम्मेदारियां रुकैया भाभी के ऊपर थी। जिम्मेदारी में जैसे कि बच्चों का तालीम का खर्च उठाना, बच्चों के खाना पीना का इंतजाम करना, फिर अपने देवर के जिम्मेदारियों को कुछ अंजाम देना, ये सब उनकी क्या ऊपर थी? जिम्मेदारियां थी। फिर वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी, वहां सिर्फ उसको 400 रुपये मिलता था, जिसकी वजह से उसका मेंटेन नहीं होता था। उसके अलावा भी
उन्होंने एक ट्यूशन पढ़ाती थी, एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे वो वहाँ से 50 रुपए उसको मिलती थी, यानी कुल मिलाकर 450 रुपए मिलती थी। और वो 450 में इसका सही से मेंटेन नहीं हो पाता था, मगर वो किसी तरह क्या करते थे, अपने जीवन यापन करते थे, जीवन पालन करते थे, उसी से मेंटेन करके रहते थे। अब अगला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और क्यों? क्या रहता है, सोहेल अजीम आबादी किस अफसाना निगार से, उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए थे, और क्यों हुए थे मोटिवेट, ये बताने कह रहा है। तो सोहेल अजीम आबादी उर्दू के अफसाना निगार प्रेमचंद्र, कौन? प्रेमचंद्र, यानी प्रेमचंद्र से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए थे, बहुत ज्यादा इससे भावुक हो चुके थे, मुतासिर थे, क्योंकि वो बहुत सादा यानी आसान लिखते थे। प्रेमचंद्र से वो इससे मुतासिर हुए थे क्योंकि प्रेमचंद्र जो अपने अफसाने में लिखते थे, वो साफ सादा लिखते थे, सादा जबान का इस्तेमाल करते थे, आसान से आसान जबान का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि सभी को क्या होते हैं, समझ में आ जाए। बस इसकी सवाल जवाब यही हो जाती है कंप्लीट। बस इतना ही पढ़ना है, जितना पढ़ा दिए उतना ही पढ़ना, इससे फालतू कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। तफसीली गुफ्तगू में ऐसे तो 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लिखा दिए। तफसीली गुफ्तगू में दिमाग लगाना ही नहीं है, बस शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ दिमाग लगाना है, और ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लिखा देंगे हर चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको मेरी पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और उन सभी तक शेयर करें जो कि इसके हकदार हैं, और वो इधर उधर भटक रहे हैं, ताकि वो उर्दू में बेहतर से बेहतर नंबर हासिल कर सके, गेन कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज।